Some metabolites. बस इनका नाम सुन लो, बस वही जरूरी है। एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया, तो फिर मेरे से बाद में पूछते सारे बता दो फैट बॉडी। तो दिस फैट बॉडी इज एनालोगस टू रिंग, और दूसरा वाला है Recording.
हाँ बेटा, अब पढ़ते हैं। ईयरफोन भूल गया था मैं कहीं पे। अब लेट अस स्टार्ट विद द क्लास, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिवाइज करते हैं आज पूरा चैप्टर। सो लेट अस टेक ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक एनोड रेज, कैथोड रेज, ये हम नहीं पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, इसकी कहानी सबको पता है, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस के बारे में हम देखें तो कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है आइसोटोप शब्द होता है ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें होता है। एक आइसोबार होता है जिसमें सेम मास नंबर होता है। उसके बाद में एक आइसोटोन होता है जिसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। उसके बाद में एक शब्द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज में सेम हो। जो दो शब्द हमें कम आते हैं वो होता है आइसोडाइफर और आइजोस्टर। तो आइसोडाइफर हमको पता होना चाहिए। आइसोडाइफर इज निक माइनस प्रियंका, याद है सब लोगों को बेटा। सो आइसोडाइफर वाज इक्वल टू निक माइनस प्रियंका। दैट इज, मैंने बोला जब डायपर आ जाएंगे उनकी जिंदगी में तो निक और प्रियंका में थोड़ी दूरियां बढ़ जाएंगी, तो निक माइनस प्रियंका। और निक क्या होता है? निक इज मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो आइसोडाइफर्स में न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। सो एन माइनस पी की जगह मैं एन की जगह ए माइनस पी लिख सकता हूँ, माइनस पी। सो दैट बिकम्स ए माइनस टू पी। तो दो चीजों को आइसोडाइफर होने के लिए उनमें a माइनस टू पी की वैल्यू मतलब a1 माइनस टू पी वन शुड बी इक्वल टू a2 माइनस टू पी टू। एंड एवरीबडी नोज दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर भी होता है। तो मैं इसको a1 माइनस टू z1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस टू z2 बोल सकता हूँ। वहां z1 एंड z2 आर ना एटॉमिक नंबर, है ना। क्लियर है बेटा इतनी बात। ये था आइसोडाइफर के बारे में। इसके बाद एक आइजोस्टर होता है। जो आइजोस्टर होता है उसमें क्या चीज सेम होती है? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। जैसे कि मैं N2O और CO2 ले लेता हूँ, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम तो दोनों में सेम है। ये कितना हो गया? 7 7 14 प्लस 8 22, और ये 6 प्लस 16 ये भी 22। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ आइजोस्टर। इसी प्रकार से बेंजीन ले लिया जाए, C6H6, ये 12 एटम हो गए इसमें। और फिर ले लिया जाए B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसमें भी 12 एटम हो गए। और ये हो जाएगा 12 इंटू 6 मतलब सॉरी 6 इंटू 6 क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से प्लस 6 इज इक्वल्स टू 42 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और यहाँ पर 5 दिए 15 और ये 7 दिया 21 प्लस 6। सो दैट विल आल्सो कम आउट टू बी, क्योंकि 21 21 42 तो 42 हो गया, ठीक है बेटा। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ आइसोस्टर। तो ये दो शब्द थे जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए, क्योंकि आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, ये शब्द सब बच्चों को पता रहते हैं, है ना। तो इसको इसलिए मैंने ज्यादा रिवीजन में इसका वो नहीं दिया ध्यान। ये शब्द शायद आप सब लोगों को पता रहते हैं। जो दो शब्दों में आपको कंफ्यूजन रहता है वो यही रहता है, आइसोडाइफर और आइसोस्टर। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो सकता है, डोंट माइंड दैट, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े तो न्यूक्लियस की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। और उसने बोला था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3 वेयर आर नॉट इज अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर्स और 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर्स और 1.33 पिकोमीटर। अब ये आप भूल सकते हो 1.33, तो उसको 4/3 याद कर लेना है ना। अब जैसे ही किसी ने बोला आपसे वेयर ए इज मास नंबर, और यहाँ पे ए क्या है? ए इज मास नंबर, मास नंबर। अब इसमें मोस्ट फेमस क्वेश्चन क्या आ सकता है? एल्युमिनियम के केस में वो बोलेगा उसके न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट करो। तो आपको पता है R इज इक्वल्स टू ये हुआ 4/3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर्स, और A की वैल्यू जो होती है 27 होती है 27 की पावर 1/3, सो दिस विल कम टू 3, तो इससे ये कट जाएगा, सो 4 इंटू 10 की पावर -15 विल बी द आंसर। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, 4 बिल्कुल। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 4 फर्मी। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, दिस इज फर्मी। पिकोमीटर इज 10 की पावर -12, करेक्ट है। सो दिस इज 4 फर्मी विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, क्या सबको कंफर्ट है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर तो नहीं है ना? हो गया, ओके डन। तो इसी के साथ मैंने न्यूक्लियस की कहानी खत्म कर दी आपके लिए, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ तो ऑब्वियसली फास्ट ही पढ़ाऊंगा, है ना। एक चीज और होता है, यहाँ जगह बची हुई तो आपको बता दूं, एटॉमिक वेट एक टर्म होता है। तो एटॉमिक वेट का क्या मतलब होता है? एटॉमिक वेट इज एवरेज वेट ऑफ ऑल आइसोटोप्स। जैसे कि आपके पास C12 है, C13 है और C14 है मान लो, है ना। अब इसका किसी ने आपको परसेंटेज दे दिया, मैं हाइपोथेटिकली इसका 80 बोल देता हूँ, इसका 15 बोल देता हूँ, इसका 5% बोल देता हूँ, हाइपोथेटिकली बोल रहा है ना। या 3 आइसोटोप है, आप C की जगह A1 A2 A3 ले लो, है ना। A के 3 आइसोटोप है आपके पास, उसका परसेंटेज दिया है, तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा? इसका फ्रैक्शन इनटू इसका वेट। फ्रैक्शन 80/100 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 12 प्लस 0.15 इंटू 13 प्लस 0.05 इंटू 14। आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई होगी। सो एटॉमिक वेट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा सबको इतनी बात? तो इस तरीके से ये वाला पेज हुआ खत्म। अब मैं इसको मिटाता हूँ, तब तक आप इसको याद कर लो, जब तक मैं इसको मिटाऊंगा और पोंछ के सुखाऊंगा। ठीक है ना? चलो लेट्स। ओके बेटा, तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके ये सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ, अब ईएम वेव वाली थ्योरी पे आ जाते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब इसके बाद जो चैप्टर में आता है न्यूक्लियस के बाद में, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या क्लासिकल थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, है ना। अब उसमें क्या बोला था उन्होंने? बोला था कि लाइट में डुअल नेचर होता है, लाइट में पार्टिकल लाइक नेचर होता है एज वेल एज वेव लाइक नेचर होता है। तो पार्टिकल लाइक नेचर जो लाइट का था वो न्यूटन ने अपनी थ्योरी में समझाया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में। उसके बाद लाइट का वेव लाइक नेचर जो है वो मैक्सवेल की थ्योरी में है। तो उन्होंने बोला लाइट जो है, अब लाइट एक जनरल चीज है ना, लाइट के अंदर सारी चीजें आ जाती है, विजिबल रेज भी आ जाती है लाइट के अंदर जो है, इंफ्रारेड भी आता है, यूवी भी आता है और एक्सरे भी आता है, सब लाइट में आ जाता है ना। तो लाइट जो होती है उसके बारे में उन्होंने बोला कि लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसमें इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ठीक। और ये जो ट्रेवल करती है इसकी जो वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। यदि वैक्यूम नहीं है तो वेलोसिटी कम हो सकती है, मतलब वैक्यूम नहीं होगा थोड़ा बहुत हिंड्रेंस हो सकता है, किसी मीडियम में वेलोसिटी कम हो सकती है ना। अब आई सपोज दैट इतनी बात आपको क्लियर है ना।
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेलोसिटी इसकी 3 × 10⁸ है। केमिस्ट्री की बुक्स में यही लिखा मिलेगा, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, लेकिन फिजिक्स में आपको मिलेगा इट रिक्वायर्स, इट हैज अ मीडियम। जो इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो वेरी करता है वही मीडियम की तरह काम करता है। लेकिन केमिस्ट्री एनसीईआरटी में मैक्सवेल की थ्योरी में तो ये बात बहुत क्लियरली लिखी हुई है, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। क्लियर थी बात? तो ये क्या था? ये क्लासिकल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स क्या होता है? वेव में एक एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो एम्पलीट्यूड होता है वेव में, ये पता है एटम के अंदर साई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है ना। बेटर रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का साई स्क्वायर होता है। और दो क्रेस्ट के बीच में जो दूरी होती है, जो उसकी हाइट होती है, उसको क्रेस्ट बोलते हैं मैक्सिमम, उसको लैम्डा बोलते हैं। या दो ट्रफ के बीच में जो दूरी होती है उसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, दे आर इक्वल। ओके, सो दिस इज वेवलेंथ। और इसका जो इनवर्स होता है 1/λ वो होता है वेव नंबर, इसको हम न्यू बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चों? दुनिया जानती है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यदि मैं यहाँ पर देखूं 1/टाइम, तो 1/टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, या इसको यू लिख दूं, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू v/d। और इसको यदि शो करूं तो यहाँ वेलोसिटी किससे है? c है, और डिस्टेंस किससे है? लैम्डा से, तो c/λ। सो न्यू बराबर c/λ हम लिख सकते हैं। क्या सबको बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लैम्डा पता लग गया, वेव नंबर पता लग गया, न्यू पता लग गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया, और वो है न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c/λ। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होती है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात थी क्लासिकल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल थ्योरी और मैक्सवेल की थ्योरी ने ये कहा था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जो बाद में जाकर के गलत प्रूव हुआ। इनकी थ्योरी के हिसाब से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इनकी थ्योरी के हिसाब से जब किसी चीज को आप एनर्जी दोगे तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। उसमें क्या होगा? कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। वो इनकी थ्योरी के हिसाब से ऐसा था, लेकिन बाद में जाकर के प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने की मदद से जो है बताया गया कि क्या कहते हैं, नो, द एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब्ड, it is the absorption or emission of energy occurs discontinuously in the form of packets. I hope so आप लोगों को बात याद आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ। ये दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अच्छा, शॉर्ट में ही बता देता हूँ। इसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई है, और जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बताया कि एनर्जी जो होती है, या लाइट जो है, कोई भी बॉडी जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट पैकेट्स के रूप में करती है। हर पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं। लाइट के केस में पैकेट को फोटोन बोलते हैं, और हीट के केस में पैकेट को फोरॉन बोलते हैं। याद है बेटा सबको? और एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज गिवन बाय h न्यू व्हिच इज इक्वल्स टू hc/λ। तो टोटल एनर्जी ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकेट विल बी nhc/λ। यदि hc की वैल्यू ले लूं तो h इज 6.626 into 10⁻34, c 3 into 10⁸8, तो ये हो जाएगा n 2 into 10⁻⁻25 divided by lambda। I suppose that सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। n is number of photons, hc का मल्टीप्लीकेशन आया 1.98 into 10⁻⁻25, मैंने राउंड ऑफ करके 2 into 10⁻⁻25 लिख दिया अपॉन लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज टोटल एनर्जी। आई सपोज दैट सबको बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगे वो इन जूल लोगे बेटा। जो एनर्जी यहाँ पर लोगे काय में लोगे? जूल में लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो h लिया है आपने 6.626 into 10⁻⁻34 वो जूल सेकंड में लिया है। यदि आपने एनर्जी अर्ग में ली तो यहाँ पर 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड आएगा, क्योंकि h की दो वैल्यूज हैं, ये है जूल सेकंड में, और 6.626 into 10⁻7 का मल्टीप्लाई कर देते अपन जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए, -25 अर्ग सेकंड। आई सपोज दैट मैं अपनी बात आपको समझा पाया, आप ये बात को समझ पाए। ठीक है बेटा, यदि मैं एनर्जी अपॉन टाइम कर दूं तो ये पावर हो जाता है। तो इस पे भी कभी कोई सवाल आपको दे सकता है, वाट दे देगा कि इतने वाट एनर्जी, इतना वाट पावर था, और फिर आपसे नंबर ऑफ फोटोन नोटोन कुछ पूछ सकता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एनर्जी अपॉन टाइम कर देना है। ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू पावर। वो फिजिक्स में आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में भी एक आध क्वेश्चन ऐसे फंसा देते हैं, तो आप चिंता मत करना। क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी सबको क्लियर है? व्हाट डिड इट सेड? इट सेड दैट एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और emitted in the form of the packets, and each packet has an energy equal to hc/λ,
द टोटल एनर्जी इक्वल्स टू NHC बाय लैम्डा, और उसके कैलकुलेशंस आप लोग कर लेते हो, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए। आई सपोज दैट इतनी बात क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, शैल आई? ओके, डन डन ऑर्डर, ठीक। अब सोचो, यदि यहीं पर ये जो कैलकुलेशंस इधर लिखे हुए हैं, यहाँ पर यदि मैं चाहूं कि एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूं, अभी एनर्जी काय में लिखी हुई है? जूल में लिखी हुई है ना, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो एक जो डेरिवेशन आता है ये सब करके, वो डेरिवेशन क्या होता है, मैंने आपको लिखाया था, आप लोगों को भी शायद याद होगा। यदि आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ मैंने आपको लिखा कि एनर्जी जो है E इज इक्वल्स टू कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई लैम्डा, है ना, ये वैल्यू आ गई थी आपके पास। तो यहाँ लैम्डा जो आपके पास आएगा मीटर में आएगा, यहाँ जो लैम्डा आपके पास आएगा काय में आएगा? मीटर में आएगा। करेक्ट है बेटा इतनी बात? क्योंकि एनर्जी आप जूल में लोगे, इसलिए जूल में आप लोगे क्योंकि ये वाला आपने जूल में लिया हुआ है, ठीक है ना, गलती नहीं करना है, क्योंकि यूनिट में ही गलती होगी इस सवाल में, और तो कुछ है नहीं इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं नई थ्योरी पे, जिसको अपन बोर का मॉडल बोलते हैं। बोर के बारे में बात करते हैं। बोर ने क्या बोला? बोहर थ्योरी, बोहर ने ये बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो निश्चित शेल्स में घूमता है, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में प्लैंक ने बताया था, वैसे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में किसने बताया? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया वरुण। अच्छा चलो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले बता देता हूँ। सही बोल रहा है वरुण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया सर, है ना, फटाफट बता देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे फिजिक्स में आएगा। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, जल्दी जल्दी देख लिया जाए उसको भी। देखो बेटा, जहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, हम इसके लिए कुछ प्लेट्स लेते हैं जिनको फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट बोलते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की बनी होती है। इधर से लाइट मारते हैं तभी फोटो शब्द का प्रयोग किया है, और यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा हुआ बेटा कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब तक क्लासिकल थ्योरी ये बोलती थी कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि मान लो हमने इस पे लाइट डाली फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते गए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए, तो इसकी एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और बढ़ाते गए हम, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होना चाहिए था, कायदे से और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाना चाहिए था। बट यदि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा था किसी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। ये देखा गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया विथ नो टाइम लैग, कोई प्रकार का टाइम लैग नहीं था। तो द थिंग इज दैट क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये होना चाहिए था, भाई थोड़ा बहुत टाइम लैग होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, जब वो इकट्ठी हो जाती है एक हद से ज्यादा तो क्या होता, क्योंकि कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए था क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, पर ऐसा होता नहीं था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, फट दी से उसने एनर्जी ली और यहाँ से चला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल गया। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर आइंस्टीन अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करते हैं, जहां पर कि वो पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ फोटोन एग्जिबिट किया था, पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ फोटोन दिखाया था। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूंगा कि पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ फोटोन या लाइट का पार्टिकल लाइक नेचर किस किसने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, एक कॉम्पटन इफेक्ट में होता है, और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? और फिर वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट जो होता है
वो पोलराइजेशन में होता है, इंटरफेरेंस में होता है, डिफ्रैक्शन में होता है, तो वहां पर वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट प्रूव होता है। तो ये बात पूछते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के किस नेचर को प्रदर्शित करता है, तो लाइट के जो उसका पार्टिकल लाइक नेचर होता है उसको प्रदर्शित करता है, अलोंग विद कॉम्पटन इफेक्ट, अलोंग विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, चलो। तो बेटा उन्होंने देखा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इजेक्शन हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इजेक्शन हो गया। तो नई थ्योरी फिर आई है जिसमें बोला कि द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट टू द इंटेंसिटी। ठीक, तो खैर अब क्या होता है, इससे इजेक्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। नॉर्मली ये होना चाहिए कि यदि किसी का आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी, या ये बोले किसी में यदि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कम बंधा हुआ है तो उसमें वर्क फंक्शन कम होना चाहिए। मतलब यहाँ जब अट्रैक्शन ही कम होगा तो जब ये आके यहाँ लगेगा तो इसको आसानी से तोड़ सकता है, तो उसका वर्क फंक्शन कम होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो दिस इज वर्क फंक्शन। अब यहाँ से जो आप एनर्जी देते हो उसको बोलते हैं एनर्जी गिवन। आई होप तो सबको बात समझ में आ गई होगी। और इधर से इलेक्ट्रॉन बची हुई एनर्जी, ये ज्यादा दी आपने, ये तोड़ने में कम लगी, तो जो बची हुई एनर्जी जिससे ये आगे ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई गिवन माइनस ई थ्रेशोल्ड। और ई थ्रेशोल्ड को ही क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ तो हमने यहाँ पर एक प्लेट लगा दी और उस पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया। जब नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया तो ये भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता, तो इसका स्लो डाउन हो गया थोड़ा सा इजेक्शन का, है ना। तो हमने इस पोटेंशियल को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कब तक बढ़ाया, जब तक कि फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन बंद नहीं हो गया। तो वो वोल्टेज जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन बंद हो गया उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, तब तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद होगा। सो मैं लिख सकता हूं E V naught, where E is charge and V naught is stopping potential, is equal to E given minus E threshold. I suppose that सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर, where m is the mass of electron and v is the velocity with which the electron is going. E given की जगह h nu लिख सकता हूं, जहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है, nu is the frequency given minus h nu naught, where nu naught is what, nu naught is threshold frequency, that is the minimum amount of frequency required to extract the electron. I hope so सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी इसके कंसर्न में। ठीक, अब सुनना, तीन कंडीशन हो सकती है। if the energy given was less than threshold energy, no photoelectric ejection will occur, no photoelectric ejection will occur. Second, if the energy given was equal to threshold energy, photoelectric ejection may occur. I am not saying it will occur, I am saying it may occur. Now इधर से दिया if energy given is greater than अच्छा ये भी मैं आपको बताता हूँ, मे अकर और मे नॉट अकर का भी फंडा बताता हूँ। यदि किसी ने बोला एक ही फोटोन दिया तो मे अकर, और किसी ने बोला अनंत नंबर ऑफ फोटोन दिया तो इट विल अकर। ठीक है ना, इट विल अकर। अब मैं वो फंडा बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। खैर अभी तो आप ये मान के चलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन दिए हैं तो इट विल अकर, बट द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल विद जीरो काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस, बिकॉज एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड। थर्ड केस, एनर्जी गिवन इज ग्रेटर देन ई थ्रेशोल्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन विल अकर। अब मैंने आपसे ये क्यों बोला पहले कि इट मे अकर, यदि एक फोटोन दिया है तो देखो क्या होता है कि यदि मैं मान लूं कि ये सब एटम्स हैं, ये सब एटम्स हैं और मैंने यहां से लाइट को दिया है, ठीक है ना, तो यदि लाइट की एनर्जी जिस फोटोन को दिया गया है उस फोटोन की एनर्जी जो है वो ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, क्या जरूरी है एक दिए गए फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन हो? जरूरी नहीं, हो सकता है लाइट यूं निकल जाए, लो भाई ट्रांसमिट हो गई, वो तो कहीं टकराई नहीं, कहीं टकराई नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन हुआ ही नहीं। ये भी हो सकता है इधर टकराए, इलेक्ट्रॉन निकले और इससे द्वारा रिपेल कर दिया जाए, इधर ही कहीं पे अटक जाए। तो एक फोटोन देने पे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गई होगा, इट मे अकर इट मे नॉट अकर। लेकिन क्या होता है यदि आपने बहुत सारे फोटोन दिए तो कुछ सरफेस पे भी स्ट्राइक करेंगे और जो सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? यदि कोई मेंशन ना करे कि एक फोटोन था तो मान के चलो अनंत नंबर ऑफ फोटोन थे वहां पर। ठीक है, तो ये पूरा सबको समझ में आ गया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में छोटा छोटा बताया है मैंने आपको, है ना। फिजिक्स में और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि वहां पे थोड़ा ग्राफ व्राफ बना लेते हैं
थोड़ी सी और चीजें बढ़ा देते हैं, है ना, थोड़ा सा वहां पे फिजिक्स जो है मैकेनिक्स भी ऐड कर देते हैं फिजिक्स में, लेकिन उस ऑर्डर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिलहाल आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आप मैकेनिक्स समझते नहीं तो इसमें फिर न्यूटोनियन फिजिक्स भी हम घुसा सकते थे थोड़ा बहुत। मिटा दूं क्या मैं इसको बेटा? ओके, लेट्स मिटाओ दिस। ठीक है बेटा, प्रेशर ऑफ द फोटोन ब्ला ब्ला चीजें आ जाती हैं, जो बच्चों ने फिजिक्स पढ़ा हुआ है उस लेवल का, तो उनको ये बात पता रहेगी कि प्रेशर ऑफ द फोटोन, force generated by the photon and all will be included in this in chapter modern physics when you read that chapter in physics, but तब तक आप ये न्यूटोनियन फिजिक्स पूरा पढ़ चुके होते हो तो आपके लिए समझना आसान होता है। okay, this is your first chapter of the chemistry, तो इसलिए अभी आपको उस ऑर्डर की समझ की आवश्यकता नहीं है, ग्राफ्स भी अभी नहीं आएंगे आपको, हालांकि आप जब कुछ अच्छे लेवल की बुक सॉल्व करोगे केमिस्ट्री की तो वहां पे आपको ग्राफ मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के सिंपल सिंपल ग्राफ है, आप लोगों को मैं क्लास में बनवा चुका हूं पर आज नहीं। चल अब ये हुआ बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम आते हैं बोर की थ्योरी पे, बोर मॉडल पे, कि बोर ने क्या काम किया, बोर की थ्योरी का रिलेवेंस और उसके सवाल वगैरह वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सो बोर थ्योरी, बोर ने ये कहा कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो जिन शेल्स में घूमता है उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जैसे प्लैंक ने कहा था द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, दैट वाज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, that was said by Bohr, and he said that the angular momentum, that is mvr, is equal to integral multiple of h upon 2 pi, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं h hash, where h hash is h by 2 pi, also called as reduced Planck constant. So mvr is equals to nh upon 2 pi। तो ये फर्स्ट शेल है बेटा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi हो सकता है, ये सेकंड शेल है इसका h by pi हो सकता है, ये थर्ड शेल है इसका 3h by 2 pi हो सकता है, लेकिन मिडिल वैल्यू नहीं होगी। यदि कल के दिन कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दे और बोले एंगुलर मोमेंटम इज 3 to h by pi, इज इट पॉसिबल और नॉट, तो आपका पूरा काम ये है कि आप नीचे 2 पाई बनाओ, ट्रिक लगाओ ऐसी। तो नीचे 2 पाई बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, ऊपर फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। यदि किसी ने आपसे बोला कि 3.25 h by 0.5 पाई, इज इट पॉसिबल, तो इसको 2 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे करो, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, तो ये हो जाएगा 2 पाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12 13 हो जाएगा h by 2 पाई। यस इट इज पॉसिबल 13th शेल के लिए। क्या क्लियर है सब लोगों को बात? तो इस तरह से आपसे कोई सवाल पूछ सकता है एंगुलर मोमेंटम को लेकर के। ठीक, इसके बाद में बच्चों बोहर ने और बातें बताई कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो दो सेट महसूस करता है फोर्स के, एक इनवर्ड अट्रैक्शन होता है और एक आउटवर्ड होता है। जो आउटवर्ड होता है वो mv स्क्वायर अपॉन r होता है, और इनवर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है, जहाँ पे q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा और q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस न्यूक्लियस चार्ज इज Ze, where Z is number of protons and E is charge on each proton and charge on electron is E, so the equation will become kZe square upon r square। दोनों फोर्स बैलेंस है, इसलिए mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है बेटा, अब रेडियस का डिराइव करेंगे अपन, इसके रेडियस को डिराइव करेंगे, डेरिवेशन में नहीं करूंगा आपके लिए क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा सब चीज डिराइव करने में। रेडियस जो इसका होता है दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर, और रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, इनफैक्ट 0.529 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाई z इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ये मीटर के टर्म में है, या फिर रेडियस में लिख सकता हूँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इन टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉम। मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले के लिए एक और लिख सकता हूँ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होगा जो कि कई जगह पर यूज होता है, दैट इज रेडियस इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू 0.529 एमस्ट्रॉम, ऑल्सो कॉल्ड एज बोहर्स रेडियाई। बोहर रेडियाई, फर्स्ट हाइड्रोजन का जो रेडियाई होता है उसको बोहर रेडियाई बोलते हैं। सो रेडियस इक्वल ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉम और 0.529 into 10 की पावर -10 मीटर्स। क्या सबको फॉर्मूले क्लियर है?
रेडियस का फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, n स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz स्क्वायर, या फिर दैट इज इक्वल टू 0.529 into 10 की पावर -10 into n स्क्वायर बाय z। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यदि किसी ने ये पूछ लिया कि रेडियस का इनमें से फॉर्मूला कौन सा है, तो ये वाला लगाओ। यदि a नॉट के टर्म्स में पूछा है रेडियस, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। यदि मीटर में पूछा है तो ये वाला लगाओ, एंगस्ट्रॉम में पूछा है तो ये वाला लगाओ। सो कॉमन सेंस है बेटा, ठीक है। चलो, अब ये था रेडियस, इसके बाद आएगा वेलोसिटी, और फिर मैं आपको इनके सवाल कैसे कैसे वो दे सकते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द रेडियस पार्ट जो अभी तक हमने पढ़ा। जल्दी से याद कर लो, रेडियस क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz स्क्वायर, ठीक है ना, या 0.529 into 10 की पावर -10 into n स्क्वायर बाई z। लॉजिकल बात है कि रेडियस जो होगा वो z के इनवर्स रिलेशनशिप में होगा और n के डायरेक्ट रिलेशनशिप में होगा। z जितना बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस मतलब के पास आएगा ना, प्रोटॉन बढ़ा तो न्यूक्लियस के पास आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। तो बोर्ड ने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट वाज 2.18 into 10 की पावर 6 z बाई n। खुद ही सोचो यार, न्यूक्लियस के जब पास होगा इलेक्ट्रॉन, तो जितना पास होगा बैलेंस करने के लिए, जितना पास उतना ही ज्यादा होगा जितना z ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा तो दूर होगा, और यदि पास है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ज्यादा जोर से घूमना पड़ेगा, ये वाला फोर्स, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद में ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक। क्या क्या हो गया, रेडियस हो गया और क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब एक होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी गोल चक्कर में यदि कोई चीज घूम रही है, 2 पाई क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस जो कवर किया उसने, क्योंकि गोल में घूम रहा है, अपॉन वेलोसिटी। तो मैं चाहूं तो टाइम पीरियड बराबर कितना लिख सकता हूँ, 2 पाई n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर, और वेलोसिटी मेरे पास कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट, वो NH बाई 2 पाई होता है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एंगुलर मोमेंटम। कैसे बेटा, याद करने के लिए, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH बाई 2 पाई, NH नीचे ऊपर 2 पाई, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब इसको यहाँ पे पुट करूंगा, सो दिस विल बिकम 2 पाई के जेड ई स्क्वायर NH। Therefore, time period will become equal to 2 pi ने मारा 2 pi, this become n cube h cube upon, sorry, this is n cube h cube upon 4 pi square m k square, 4 pi square m k square e की पावर 4 z cube, check z square होगा, sorry, z square. So time is directly proportional to n cube, inversely proportional to z square. ये प्रोपोर्शनलिटी पे क्या आया था मैं भूल गया, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ना, 1.52 into 10 की पावर -16। ओके ठीक है बेटा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1.52 into 10 की पावर -16 n cube by z square. This is the time. And now comes the frequency. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इसका जस्ट रिवर्स करके क्या आ जाएगा बेटा, कौन सी संख्या आती है रिवर्स करके, 1.52, मतलब 2/3 मतलब 6.67 समथिंग लाइक दिस ना बेटा। I suppose that 6.67 something, 6.54, okay, and 10 की पावर कितना आया था, 10 की पावर 15, तो 6.54 into 10 की पावर 15 into z स्क्वायर अपॉन n क्यूब इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। चलो भाई जल्दी से फॉर्मूले सारे याद कर लो। यहीं पे मैं रेडियस का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, 0.529 into n स्क्वायर बाई z in terms of m स्क्वायर। चल भाई चारों फॉर्मूले लिखे हुए फटाफट याद कर लो, इसका सवाल आपको बनना ही चाहिए, ठीक है। अब आप अलग अलग रेडियस को 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, इन पे आधारित मैं आपको सवाल भी बताता हूँ, ठीक है ना। कैसे कैसे सवाल हो सकता है, बोहर का जो पूरा मॉडल है वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही लागू होता है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन,
हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस 3, है ना, इन पर ही लागू होता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर, बाकी में वो लागू नहीं होता है ना। सो इनमें हम रेडियस, वेलोसिटी, अलग अलग चीजों को कंपेयर कर सकते हैं यदि एग्जामिनर हमसे पूछना चाहे तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, 2-4 सवाल देख लेते हैं, आई सपोज आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो बोहर के सारे फॉर्मूले आपको अब तक याद है, एनर्जी का फॉर्मूला मैं अभी बताता हूं आपको, अभी एटलीस्ट ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखे तो बोल सकता है कि ये दो अलग अलग एटम हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम प्लस है, और ये बेरिलियम प्लस 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 है, इनके रेडियस को कंपेयर करो। आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, इनका रेशो निकालो, है ना, रेशो निकलवा सकता है, कंपेयर करवा सकता है, ब्ला 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 कुछ भी कर सकता है। इसका रेडियस हो जाएगा a0 n स्क्वायर बाई z, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, r इज इक्वल टू a0, n की वैल्यू कितनी हुई, n स्क्वायर, सेकंड लेवल है तो 4/z इज टू, इसके लिए कितना हो जाएगा a0 n स्क्वायर 9 बाई z कितना है 2 है इज टू, ये कितना हो जाएगा a0 5 है तो 25/4, a0 कैंसिल्स, दिस इज इक्वल टू 4 बाई z था ना, ये तो z की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1 थी, सो दिस इज 4 इज टू 9/2 इज टू 25/4, इसका एलसीएम ले लो 4, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25, तो रेशो आ जाएगा 16:18:25। क्या सबको बात क्लियर है बेटा, सबको बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस टाइप का सवाल को सॉल्व करने में, हो जाएगा ना। जैसे किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियाई हीलियम के किस रेडियाई के बराबर है, हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियाई हीलियम के किस रेडियाई के बराबर है, यदि ऐसा पूछ लिया आपसे ना, तो आपने लिखा a0 हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियाई मतलब n स्क्वायर बाई z 1, हीलियम के किस रेडियाई के बराबर, तो हीलियम में क्या नोन है n स्क्वायर बाई z, ऐसे लिखना है ना हमको, ऐसे लिखना है ना हमको, हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियाई हीलियम के किस रेडियाई के बराबर है, करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया, हीलियम का ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है ना इतनी बात, हीलियम के किस रेडियाई के बराबर है हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियाई, है ना, तो a0 n स्क्वायर बाई z है, a0 n स्क्वायर बाई z हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियाई n स्क्वायर बाई z सही है, और a0 n स्क्वायर बाई 2 करेक्ट है, a0 ने हमारा a0 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो सवाल बकवास हो गया, तो बेरिलियम के ले लेते हैं, तो बेरिलियम +3 के किसके बराबर होगा, तो 4 आ गया, तो इधर 4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई, आ गया ना समझ में, उसमें √2 आता है यार, अब √2 थोड़ी ना हो सकता है कोई रेडियस, वो तो 1 2 3 4 ही हो सकता है ना, सवाल थोड़ा सा गलत हो गया था इसलिए मैंने उसको मॉडिफिकेशन कर दिया। आई सपोज सब बच्चों को ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है, तो इस तरीके से आप आराम से सवाल जो है सॉल्व कर सकते हो, रेडियस रिलेटेड जो सवाल आपको एग्जामिनर देगा। वेलोसिटी भी इसी तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए, उसने बोल दिया इस ऑर्बिट में वेलोसिटी x है, तो बताओ इस ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी, तो एक ही के केस में कंपेयर करा रहा है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n, अब एक ही एटम में पूछ रहा है, तो एक ही एटम में z भी कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो हो भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है बराबर 2.18 into 10⁶ z बाई n, अब एक ही एटम में क्या क्या कांस्टेंट है, 2.18 into 10⁶ z कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला हो गया v1n1 बराबर v2n2, v1 x दिया है तेरे को और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू v2, और सेकंड लेवल पे पूछा है 2, तो v2 बराबर हो जाएगा 3x बाई 2। आई होप सो मैं आपको बात समझा पाया, दो अलग अलग में कंपेयर करा सकता है वो भी आप कर सकते हो, दो अलग अलग में उसने वेलोसिटी कंपेयर करा लिया, उसने बोला ये हीलियम प्लस है
और ये है बेरिलियम प्लस प्लस प्लस। यदि इस लेवल पे वेलोसिटी x है तो बताओ इस लेवल पे क्या होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, दो अलग अलग एटम है तो क्या कांस्टेंट होगा, 2.18 × 10⁶ कांस्टेंट होगा। z नहीं है, n नहीं है, v नहीं है कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या हुआ, v1n1 अपॉन z1 इज इक्वल टू v2n2 अपॉन z2। आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। इसकी वैल्यू x पुट करो, इंटू 4 पुट करो, अपॉन 2 पुट करो, बराबर v2 आपको निकालना है, इंटू 3 पुट करो, अपॉन 4 पुट करो, जो आंसर आ जाए मुंह पे मार दो। क्या सबको बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? 8/3 x हो जाएगा। बोलो हो, क्लियर है? इसी प्रकार से आप जो है कंपैरिजन उसका निकाल सकते हो। कोई आपसे पूछ ले कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में हीलियम प्लस के घूम रहा है, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वो बोल रहे हीलियम प्लस के थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपको तो पता है, आपने फॉर्मूला रटा है 1.52 इंटू 10⁻16 जेड स्क्वायर, आई सपोज n³/z² था क्या बेटा, n³/z² था क्या थोड़ी देर पहले? हाँ, तो ये हो गया n³/z²। तो 1.52 इंटू 10⁻16 ये 3 है, तो 3 की 27, तो 27/4 आंसर आ जाएगा। बोलो हो, बोलो हो। फ्रीक्वेंसी कोई पूछ ले तो उसका जस्ट रिवर्स कर देना, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप अच्छे से अच्छा सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बोर के जो रेडियस के सवाल थे और छोटे मोटे सवाल जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी रेडियस सवाल में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब सोचते हैं आगे। ए नॉट क्या होता है वो बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ए नॉट सब लोग निकाल सकते हैं, ए नॉट क्या होता है। ए नॉट इज फर्स्ट बोर रेडियन। ठीक, चलो और देखें। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में अब हम जो है एनर्जी वाला पोर्शन जो है बोर का पढ़ते हैं, है ना। एनर्जी वाला पोर्शन, एनर्जी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया था, बोला था आप याद कर लेना एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो बेटा, एक होती है टोटल एनर्जी जो की होती है kZe² अपॉन 2r विथ माइनस साइन। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो की होती है -kZe² अपॉन r। और एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो होती है प्लस kZe² अपॉन 2r। ठीक, तो यदि रेशो देखा जाए तो टोटल एनर्जी यदि हाफ है विथ माइनस साइन, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 है विथ माइनस साइन, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ विथ प्लस साइन। ये इनका रेशो। ठीक है बेटा, क्लियर थी बात सब लोगों को। यदि कोई आपसे बोलेगा कि द kinetic energy of this level is x, what will be the potential energy, तो आप आसानी से बता सकते हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी -2x हो जाएगी। बोलो, काइनेटिक एनर्जी से डबल होगी विद द रिवर्स साइन होगी, डबल होगी विद द रिवर्स साइन होगी, ठीक है ना। यदि वो बोले इसकी काइनेटिक एनर्जी x है तो बताओ इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -x। क्लियर बेटा। यदि कोई बोलता है इस लेवल की काइनेटिक एनर्जी जो है, इस लेवल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो y है, तो बताओ इस लेवल की टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी विल बी -y। आई सपोज दैट सबको मैं बात समझा पाया हूँ, सब लोग बात को समझ पाए। अब बेटा टोटल एनर्जी जो निकल के आई मेरे पास, जो टोटल एनर्जी निकल के आई दैट इज इक्वल्स टू -kZe² अपॉन 2r। करेक्ट है। अब मैं देखूं तो टोटल एनर्जी विल बी kZe² अपॉन 2r, r is n² h² अपॉन 4π² m kZe²। यदि ये फॉर्मूला देखो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -2π² m k² e⁴z² अपॉन n² अपॉन h²। क्लियर है बेटा इतनी बात। सब लोगों को फॉर्मूला रटा होना चाहिए जैसे मेरे को रटा हुआ है ना। एनर्जी इज इक्वल टू -2π² m k² e⁴z² अपॉन n²। ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। यदि ये सब कांस्टेंट्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए तो दिस विल कम 2.18 इंटू 10⁻18 z² बाई n² एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ जूल पर एटम।
इसी को यदि 1 यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यदि जूल को 1 यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए बेटा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाती है, एंड दिस विल कम आउट टू बी 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर यदि इस वैल्यू को मैं एक मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी विल बिकम 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 divided by n square into z square. So total energy will come out to be -1313 तीन टकले z square by n square जूल पर मोल, जूल पर मोल। और यही टोटल एनर्जी किलो जूल में -1313 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और यही जब हम कैलोरी में लेते हैं तो सामने का 1 हटा देना, -313 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। करेक्ट है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये एनर्जी के सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। एनर्जी फॉर अ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर है, या -2.18 इंटू 10 की पावर -18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर है इन टर्म्स ऑफ जूल पर एटम। करेक्ट है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वो ज्यादा कॉमन फॉर्मूले। ठीक है बेटा, अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, एनर्जी का ये फॉर्मूला सबको आई सपोज आ गया होगा, है ना, एनर्जी का फॉर्मूला सबको ध्यान आ गया, 2.18 इंटू 10 की पावर, है ना, 2.18 इंटू 10 की पावर -18। देखो सरल है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूले में भी 2.18 है, वहां 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर -18 है, ये जूल वाला है। और 1 यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आ जाता है, -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। सो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। ठीक, चलो इतनी सारी कहानी सुनने के बाद बेटा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर लेवल से नीचे लेवल कूदता है तो वो एनर्जी को इवॉल्व करता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे ऊपर से नीचे की ओर कूदा तो वो एनर्जी को इवॉल्व करेगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जब भी ऊपर से नीचे कूदेगा तो वो एनर्जी को इवॉल्व करेगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस रेडिएशन से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होती है। ठीक, आप समझना बात को। मान लो बेटा इधर तो 2 ही लेवल है, तो जो डेल्टा ई की वैल्यू आती है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस डेल्टा ई कम्स आउट टू बी -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। देखो ये आसान, क्यों मैंने क्या किया पता है, एनर्जी के फॉर्मूले में जो था ना 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 h स्क्वायर, वो वैसे ही लिखा है, अपॉन z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर था, मैं यहाँ z स्क्वायर लिखना भूल गया, वो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा था बेटा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर था, एनर्जी का फॉर्मूला था ना 2 पाई स्क्वायर m k की पावर 2 e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। बस मैंने क्या किया, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर कर दिया, तो डेल्टा e आ गया, e2 माइनस e1 करके, है ना, e2 माइनस e, यहाँ n1 है यहाँ n2 है, क्योंकि एनर्जी के साथ पहले माइनस साइन है, शायद यहाँ माइनस साइन नहीं लगेगा, यहाँ माइनस साइन नहीं लगेगा, मैंने गलती से लगा दिया। ठीक है ना, दिस इज डेल्टा e। ठीक है बेटा, and this is equals to a Rydberg's constant. So delta E is equals to R Z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is Rydberg's constant, तो इसकी वैल्यू होती है 2.18 into 10 की पावर -18 जूल। करेक्ट है, या इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ डेल्टा ई लिखा हुआ है ना। अब यदि मैं इधर फ्रीक्वेंसी लिख दूं बेटा, सो दिस विल बिकम इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और h को नीचे ले आऊं तो एक नया रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू r, आप उसको r डैश भी बोल सकते हो,
जेड स्क्वायर 1 बाय, और ये जो आर की वैल्यू है बेटा, ये आर की वैल्यू होती है, व्हाट इज दैट वैल्यू, मैं तो भूल गया, 3.3 into 10 की पावर 15. दिस कम्स आउट टू बी 3.3 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज. हर्ट्ज. तो आर 3 होते हैं. अब यदि यहाँ पर न्यू की जगह सी बाई लैम्डा कर दिया जाए, तो सी को नीचे ले आओ, तो दिस विल बिकम आर जेड स्क्वायर 1 by n1 square minus 1 by n2 square, and this r is equals to 1.1 into 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स. अब सुनो बेटा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ कूदे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ कूदे और आपसे वो बोले डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है. डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है. उसने बोला फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है. और उसने बोला लेमडा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 1 बाई लेमडा की वैल्यू क्या होगी, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है. बस अंतर क्या है, आर में. बोलो हो, बोलो हो, एक ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. एक ही फॉर्मूला यूज करना है हर केस में. हर बार आपको फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला. और फॉर्मूला क्या है, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. चाहे लेमडा निकालना हो, चाहे फ्रीक्वेंसी निकालना हो, चाहे एनर्जी निकालना हो, सॉरी लेमडा के लिए नहीं, 1 बाई लेमडा के लिए. 1 बाई लेमडा के लिए भी यही फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी के लिए यही फॉर्मूला है, और डेल्टा ई के लिए भी यही फॉर्मूला है. बस अंतर इतना है कि आर की वैल्यू वेरी करेगी. इस केस में आर की वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 लिखोगे, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो 13.6 लिखोगे. इस केस में आर की वैल्यू 3.3 इंटू 10 की पावर 15 लिखोगे, और इस केस में आर की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स लिखोगे. बोलो हाउ. जीवन आसान हो गया, जीवन आसान हो गया. कोई भी आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर कूदा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर कूदा है, फ्रीक्वेंसी बता दो, तो घबराना नहीं है. उसको बोलना है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. आर की वैल्यू तुरंत उसके मुंह पे मार देनी है. आर की वैल्यू क्या बोलनी है अपन को, 3.3, सॉरी एनर्जी बोला था, क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी बोला था, 3.3 इंटू 10 की पावर 15 लिख देना है और आंसर हमारा आ जाएगा. उसने बोला लेमडा की वैल्यू बताओ, तो 1 बाई लेमडा की कैलकुलेट करके इनवर्स कर दो. बोलो हो. लेमडा के लिए एक और फॉर्मूला बता देता हूँ. लेमडा के लिए फॉर्मूला होता है n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आर जेड स्क्वायर. 1 बाई आर की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है. सो दिस फॉर्मूला बिकम्स n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 912 एंगस्ट्रॉम. डायरेक्टली लेमडा आ जाएगा, डायरेक्टली लेमडा कैलकुलेट हो जाएगा. इससे 1 बाई लेमडा कैलकुलेट होगा. जल्दी से हाना बोलना पड़ेगा आपको. आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 20 25 30 सवाल इसी पे दिए हैं मॉड्यूल में. डेल्टा ई न्यू 1 बाई लेमडा. इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदा, तो लेमडा कैसे निकालना है, 1 बाई लेमडा आएगा, काय से आएगा, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर से आएगा. जिन बच्चों ने और रट्टा मारा हुआ उनको पता है n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर. नीचे 1 बाई आर और जेड स्क्वायर लिखना है. 1 बाई आर की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है. बोलो हाउ. क्लियर है. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कोई आपसे पूछेगा तो एकदम मस्त मस्त आपको बताना फटाक से, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर वेयर r इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 की पावर 15. क्लियर है. उसने बोला डेल्टा ई की वैल्यू बता दो, फिर से यही फॉर्मूला आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी होगी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए. टेस्ट में 180 में से 180 मार्क्स आए. क्लियर है बेटा, खाना बोलना पड़ेगा. क्लियर है सबको, ओके डन. अब सोचो, यदि मान लो बेटा मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे कूदाऊं कुछ चरणों में, कुछ स्टेप्स, तो क्या होगा.
यदि कोई ये बोले कि भाई जी इलेक्ट्रॉन कूदा, एक बार ऊपर से नीचे डायरेक्टली, एक बार इधर से इधर और इधर से इधर, इस बार लैम्डा 1 था, इसके साथ एसोसिएट लैम्डा 2 था, ये लैम्डा 3 था। व्हाट इज संबंध बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3? हमको पता है कि जो एनर्जी का डिफरेंस इधर है, डेल्टा E1 इज इक्वल्स टू डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3। बेटा बोलो हो, इतना और इतना मिला करके ही तो इतना है, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू Hc बाई लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू Hc बाई लैम्डा 2 प्लस Hc बाई लैम्डा 3। Hc ने हमारा Hc, अब सबको संबंध इसका समझ में आ गया। ठीक है बेटा, हो गया। अब आता है हाउ टू काउंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। यदि उसने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 लेवल बनाए, उसमें बोला इन सैंपल ऑफ वन एटम, इन सैंपल ऑफ वन एटम इलेक्ट्रॉन 7th लेवल से 1st लेवल पे कूदा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी और मिनिमम कितनी होंगी? तो मैक्सिमम नंबर सैंपल ऑफ वन एटम, सैंपल ऑफ वन एटम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 1 कूद 2 कूद 3 कूद 4 कूद 5 कूद 6 कूद, इट विल बी 6 होगी, एंड मिनिमम नंबर ऑफ लाइन विल बी 1। रागनी बेटा सिर्फ एक ही एटम है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम नहीं है, सैंपल ऑफ एटम्स नहीं है, सैंपल ऑफ वन एटम। यदि वन एटम का सैंपल है तो बस आपको उतनी ही लाइन मिलेगी जितनी आप सैंपल ऑफ एटम्स लाइमन सीरीज में सोचते हो। बोलो हो बेटा, एक ही एटम है ना, 2 एटम थोड़ी ना है, 4 एटम थोड़ी, 6 ही मिलेगी, मैक्सिमम लाइन 6 मिलेगी और मिनिमम लाइन 1 मिलेगी। ठीक है ना, यदि सैंपल ऑफ वन एटम है। नॉर्मल क्वेश्चन सैंपल ऑफ एटम्स पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा आएगा सैंपल ऑफ एटम्स पे। अब बोलेगा मैक्सिमम लाइन कितनी होगी, तो अब आपको बतानी है 7 लेवल है तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये जितना भी हो जाए, जितना भी हो जाए, 15 6 21 21 लाइन्स हो जाएगी, है ना, ये सैंपल ऑफ एटम्स में। ठीक, अब इसी में वो बोले कि मान लो बाल्मर सीरीज की एक भी लाइन नहीं आई तो कितनी लाइन आएगी, तो 15 लाइन आएगी। उसने बोला आपसे पाश्चन सीरीज की एक भी लाइन नहीं आई तो कितनी लाइन आएगी, तो भी 15 ही लाइन आएगी। उसने बोला ब्रैकेट सीरीज की कोई लाइन नहीं आई तो कितनी लाइन आएगी, तो भी 15 ही लाइन आएगी। समझाने का टाइम नहीं है आपको, मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं पहले कि कैसे इसको अपन देखते हैं। ठीक है बेटा, वो आप नॉर्मल लेक्चर में देख सकते हो जो अपन ने 25 लेक्चर पढ़े थे, है ना, तो इस तरीके से अपन इसको काउंट कर लेते हैं। क्या सबको क्लियर है? यदि किसी ने आपसे ये पूछा इंफ्रारेड रीजन में इसमें कितनी लाइन है, यूवी रीजन कोई नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना। यदि किसी बोला इंफ्रारेड रीजन में कितनी है, तो ये अल्ट्रावायलेट है, ये क्या है, ये अल्ट्रावायलेट है, और ये क्या है, विजिबल रीजन है, तो इंफ्रारेड रीजन ये हो गया। 10 लाइन्स इन इंफ्रारेड रीजन, बोलो हो 10 लाइन्स इन इंफ्रारेड रीजन। उसने बोला इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर कूदा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर कूदा, पास्चन लाइन्स जो मिली वो मिली 7, पास्चन लाइन जो मिली वो मिली 7, पास्चन लाइन कितनी मिली, 7 लाइन मिली। तो बताओ अल्ट्रावायलेट विजिबल और यूवी रीजन में टोटल लाइन कितनी मिली, विजिबल और यूवी रीजन में टोटल लाइन कितनी मिली, पास्चन में कितनी मिली थी 7, तो ये हो जाता 8 + 9 17 लाइन मिली। बोलो हो, बोलो हो, आई बात समझ में सब लोग को? पास्चन में थी 7 मिली तो इसमें 8 मिलेगी, इसमें 9 मिलेगी, और ये विजिबल प्लस यूवी रीजन हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से तोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो हाउ टू काउंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये सबको क्लियर है। ये तो था किसका बेटा, इनिशियल लाइंस का था। एब्जॉर्प्शन लाइन कहां से होती है, यदि मान लो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और 7 लेवल कवर कर रहा है तो इनिशियल लाइन कितनी हो सकती है मैक्सिमम, और एब्जॉर्प्शन कितनी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन सिर्फ 6 ही होगी, एब्जॉर्प्शन सिर्फ 6 ही होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब फर्स्ट लेवल से होगा तो एब्जॉर्प्शन लाइन सिर्फ 6 ही होगी। क्या सबको बात समझ में आ गई है? आना बोलना पड़ेगा यार, सबको बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। अब मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। ये कुछ शब्द हैं जो हमको पता होने चाहिए। लेट अस फोकस ऑन दीज शब्द। अब आता है बेटा
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि फर्स्ट लेवल पे प्रेजेंट, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब बोर के मॉडल में ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट लेवल ही होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल अवेलेबल। जैसे सोडियम के केस में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके लिए ग्राउंड स्टेट थर्ड लेवल होगा, क्योंकि वही लोएस्ट एनर्जी लेवल है जो उसके पास अवेलेबल है। लेकिन बोर के मॉडल में ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट लेवल, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है बेटा, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो फिर उस केस में अपन को उसी लेवल की एनर्जी को बता देना है, माइनस साइन हटा के प्लस साइन कर देना, आईपी आ जाएगा। सुनना बेटा, आईपी क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होता है माइनस टोटल एनर्जी। करेक्ट है, माइनस टोटल एनर्जी। अब इट इज एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन की किसी ने आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछी और लेवल नहीं बताया तो ग्राउंड स्टेट से। अब यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है? 13.6 है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? प्लस 13.6 होगी, और प्लस 13.6 क्या काइनेटिक एनर्जी भी है? तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो बेटा, बोलो बेटा, आया समझ में सब लोगों को? वेरी गुड। ठीक, अब सुनो, अब आता है अगला शब्द जो होता है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यदि हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की या बोर के मॉडल की, जहां हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती है, उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड लेवल होता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसकी, वो थर्ड लेवल होता है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो फोर्थ लेवल होता है। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन को कहां से रिमूव किया जाए? सेकंड लेवल से। सेकंड सेपरेशन एनर्जी तो थर्ड लेवल से, और थर्ड सेपरेशन एनर्जी जबकि फोर्थ लेवल से। एनर्जी कितनी लगेगी? वो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से निकाल लेना है। आया बेटा? आया बेटा? सब लोगों को बात समझ में आ गई? कोई किसी लेवल की एनर्जी दे दे, किसी ने बोला हाइड्रोजन के केस में एक लेवल की एनर्जी 1.51 है ना, तो बताओ वो लेवल कौन सा है? तो बस यही फॉर्मूला लगा दो, 1.51 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आपको निकालना है, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन में, तो बस इसको इससे डिवाइड कर दो, इधर ले आओ, शायद 9 बार चला जाएगा, एन बराबर 3 आ जाएगा। बोलो, क्लियर है बेटा? क्लियर। अच्छा, तो सेपरेशन एनर्जी सबको समझ में आया? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब सेकंड लेवल से, सेकंड मतलब थर्ड लेवल से, और थर्ड मतलब फोर्थ लेवल से। अब आता है बेटा एक शब्द जिसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल। सेकंड एक्साइटेशन मतलब सेकंड से थर्ड नहीं, फर्स्ट से थर्ड, क्योंकि एक्साइटेशन का मतलब ही ये है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइट किया गया। एक्साइटेशन का मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइट किया, तो फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, 10.2 लगेगी, दोनों एनर्जी का डिफरेंस। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी 12.09 आई सपोज, इतनी लगेगी, डिफरेंस बिटवीन दीज लेवल्स। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी इधर से इधर, आई सपोज 12.85 समथिंग लाइक दिस, आप कैलकुलेट कर लेना, यदि मेरे से गलती हुई तो मुझे माफ करना, शायद इतनी ही आती है, 12.75 आई सपोज, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है बेटा की बात? तो ये है क्या? ये है एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2, 10.2 से कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं, स्पेक्ट्रल लाइन जीरो होगी। करेक्ट है बेटा? 10.2 से ज्यादा दी तो वो 10.2 को एब्जॉर्ब करेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। 12.09 से कम और 10.2 से ज्यादा दी तो एनर्जी 10.2 ही एब्जॉर्ब होगी। 12.09 दी तो इस लेवल पे पहुंच जाएगा, 12.09 से कम दी और 10.2 से ज्यादा दी तो 10.2 के लेवल पे ही आएगा, मतलब सेकंड लेवल पे ही आएगा। एक ही स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी, एब्जॉर्प्शन लाइन। समझ ला? क्या बात क्लियर सब लोग को? हाँ, ओके। अब एक बात और आप समझना कि एनर्जीज के बीच के डिफरेंस भी बेटा याद कर लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ये सब हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो कैसे निकालते हैं? ये माइनस 13.6 होता है, माइनस 3.4 होता है, माइनस 1.54 होता है, 1.51 होता है, माइनस 0.85 होता है, माइनस 0.544 होता है, इस तरीके से। जैसे 10.2 है, आई थिंक ये 1.89 है, आई सपोज 0.66 है, आई सपोज पॉइंट समथिंग समथिंग है, 37 समथिंग लाइक दिस, ठीक है? जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है बेटा? खाना बोलना पड़ेगा, याद कर लोगे ना? बिल्कुल। तो ये था बेटा एनर्जी वाला कंसेप्ट जो आपको थोड़ा बहुत बताना था मुझे। मैंने आपको शायद इसमें हर बात बता दी है, स्पेक्ट्रल लाइन भी बता दी है, काउंटिंग फाउंटिंग सब बता दी है, कोई कंसेप्ट शायद छोड़ा
नहीं है। सेपरेशन एनर्जी बता दिया, एक्साइटेशन एनर्जी, सारी बातें बता दी है ना। अपन डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पे मूव कर सकते हैं। ठीक, स्पेसिफिक चार्ज नहीं बताया। ओके बेटा, स्पेसिफिक चार्ज एक चीज में बताना भूल गया आपको, बिल्कुल शुरू में था वो। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है बेटा वो होता है E/m, चार्ज ऑन अ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल। अब सोचो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास अल्फा पार्टिकल है, मेरे पास न्यूट्रॉन है। उनका स्पेसिफिक चार्ज कोई निकालने के लिए बोल रहा है। मेरे पास ड्यूटेरियम प्लस भी है, ठीक है ना, और मेरे पास हाइड्रोजन प्लस है जिसको कि प्रोटॉन बोल सकता हूँ मैं। मेरे पास ट्राइटियम प्लस भी है ना। लेट्स कैलकुलेट इसका E/m। इसका E होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका मास जो होगा वो 1837 मास ऑफ प्रोटॉन होगा। बोलो हाउ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा, सॉरी, mp बाई इलेक्ट्रॉन का मास होगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 1837, मतलब ये ऊपर चला जाएगा 1837। दिस इज E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। खाना बोलना पड़ेगा यार। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? डू यू एग्री विद दिस? ओके। अब यदि प्रोटॉन और हाइड्रोजन प्लस का कोई पूछेगा तो यहाँ पे 1 यूनिट का चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन mp होगा, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल को कोई पूछेगा तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? हीलियम प्लस प्लस होता है, तो चार्ज हुआ 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 4 mp। आना बोलना पड़ेगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है 4 प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग। न्यूट्रॉन पे 0 हो जाएगा क्योंकि इसका चार्ज जो है वो 0 है। ड्यूटेरियम प्लस की बात करूं, ड्यूटेरियम प्लस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2 mp। आना बोलना पड़ेगा यार, 2 mp क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर है? किसी ने आपसे पूछा कि ट्राइटियम प्लस का क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 3 mp। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आप स्पेसिफिक चार्ज आराम से अलग अलग चीजों का निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो, कंपैरिजन, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सब कुछ ऑर्डर ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक, नाउ आई विल मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ठीक, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट में डुअल नेचर होता है, पार्टिकल में भी भाई डुअल नेचर होता है। मतलब moving particle are also associated with the waves, and these waves are called as matter waves. These waves are different from the waves which were known till that time. तो इसके characteristic क्या थे? These waves travel with the speed of the object with which they are associated. Secondly, these waves are not associated with electric and magnetic field. ऐसा, they are not radiated. जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो रेडिएट होती है बेटा, है ना, वो रेडिएट होती हैं। ये वेव ट्रांसमिट नहीं होती, रेडिएट नहीं होती है। ठीक है, रेडिएट नहीं होती है, ऐसा आप सुन लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या था इनके साथ एसोसिएटेड? लैम्डा, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ the lambda associated with the waves was given by h by, एक सेकंड बेटा, मेरे को एक चीज बस देखनी है। हाँ ये रहा, बाद में काम आएगा। चलो, अब सूखा नहीं है, एक मिनट का, गले को मैंने रेस्ट दिया जब तक ये सूख रहा है, ऑलमोस्ट सूख गया है। चलो भाई, अब डी ब्रॉगली wave equation. Lambda is equals to h by mv, where m is the mass of the object with which the wave is associated, v is the velocity with which the object is traveling, h is the Planck constant. अब इसकी वैल्यू 6.626 into 10 की पावर -34 होती है बेटा। यदि मास किसी का ज्यादा है ना, मास किसी का ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के वो ज्यादा ज्यादा भी फर्मी, पिकोमीटर ऐसा मेजर करते हैं, और ये -34 की रेंज में। मान लो कोई आदमी जो है वो 100 किलो का है ना, 100 किलो का ही मान लेते हैं आदमी को, और वेलोसिटी उसकी मान लो 2 किलोमीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। तो आप देखो ये वैल्यू कितनी ज्यादा कम आ जाएगी, 10 की पावर -35, और उसके रेंज में कहीं पे पहुंच रही है, 36 के रेंज में पहुंच रही है। सो नाउ दिस इज
समथिंग विच इज वेरी वरिंग, मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते, वरिंग नहीं मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट फेल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है मास, और उसकी वेलोसिटी तुमने मान ली 2.18 इंटू 10 की पावर 6 या 2 इंटू 10 की पावर 6 लिख दी। ये हमारे मेजरेबल रेंज में आ जाएगा बेटा, ये कुछ एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर के रेंज में आ जाएगा, जो कि हमारे मेजरेबल है, मतलब हमारे लिए एंगस्ट्रॉम पर मीटर, ये सब चीजें एंगस्ट्रॉम वाली रेंज हम नाप सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे ह्यूमन हुआ, ट्रक हुआ, बॉल हुआ, इन सब पे एप्लीकेबल नहीं है इक्वेशन। ठीक, तो ये थी पहली, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv, lambda is equals to under root of 2m e, where m is the mass of the object, e is the kinetic energy associated with the object. Lambda is equals to h by under root of 2m qv. If it is a charged particle, this equation is given for uncharged particles. If it is a charged particle which is associated with the v voltage से उसको एक्सेलरेट किया गया है, जैसे कि आप मान लो हीलियम प्लस प्लस है और आपने उसको v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है, तो चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा और वोल्टेज कुछ कुछ हो जाएगा, है ना, जो भी वोल्टेज दिया गया होगा। तो अब इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, where v is the voltage in terms of angstrom, I suppose, for electron, and lambda is equals to 0.286 divided by under root of v in terms of angstrom, and this is given for proton, I suppose, and lambda is equals to 0.101 divided by under root of v for alpha particle. You correct me if I am wrong. For alpha particle, क्या मैंने तीनों वैल्यू सही लिखी है बेटा? करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो ये तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले हमको इस्तेमाल करने हैं, h by mv, h by 2me, where this mass of the particle, this is kinetic energy associated with the particle और energy associated with the particle, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ जो एसोसिएट एनर्जी है मेनली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ई लिख दिया मैंने, है ना। और यदि कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल था जिसको v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया तो काइनेटिक एनर्जी की जगह qv लिख सकता हूं, बोलो हाउ? क्लियर है बेटा? ये सारे फॉर्मूले थे किसके, है ना, ये सारे फॉर्मूले किसके थे? ये सारे फॉर्मूले थे डी ब्रॉगली के। ओके, चलो अब मैं आपको बताऊं, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के हिसाब से बेटा उसने जो बोर की थ्योरी ली, बोर की थ्योरी क्या थी, 2 पाई, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन में क्या बोला, ये कुछ इस तरीके से पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, है ना, तो उसने ये बोला कि ये इनको स्टैंडिंग वेव मानते हुए ये बोला कि किसी भी ऑर्बिट के लिए, जो बोर का ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। जो बोर ने ऑर्बिट बताए थे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। ये स्टैंडिंग वेव्स की क्या है, मतलब आप ये समझो, ये स्टैंडिंग वेव्स के लिए एक तरीके से उसका कंसेप्ट है ना। अब उस कंसेप्ट में मैं नहीं जाना चाहूंगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको सिखाया चैप्टर में, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रहा फिलहाल। ठीक, तो कुल मिलाकर के बोर का सिद्धांत था MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, करेक्ट है। इसको भी समझा सकते हैं, टाइम फालतू में वेस्ट होगा, है ना, आप डिटेल वाले लेक्चर में देख लो, वहां मैंने समझाया इसको। MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, मैं 2 पाई को ऊपर ले जाता हूं, सो दैट इट बिकम्स 2 पाई R इज इक्वल्स टू NH बाई MV। H बाई MV लैम्डा होता है, तो 2 पाई R विल बिकम इक्वल टू लैम्डा। तो ये बोर के सिद्धांत का इस्तेमाल उसने किया और उसने बोला कि जो भी सरकमफ्रेंस होती है किसी भी ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होती है। जैसे ये वाला ऑर्बिट कोई पूछे कौन सा है, तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3, 4 और 5, तो ये फिफ्थ शेल हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? सो 2 पाई R is equal to n lambda, where R is the radius in which the electron is moving। तो मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और यहाँ पर लिख देता हूँ a नॉट n स्क्वायर बाई z इज इक्वल्स टू n लैम्डा, क्योंकि रेडियस होता है a नॉट n स्क्वायर बाई z बेटा, n हमारा n को, सो लैम्डा एसोसिएटेड विल बिकम इक्वल टू 2 पाई n a नॉट बाई z। इससे आपका सवाल आसानी से आ जाएगा। जैसे किसी ने बोला कि बेरिलियम प्लस 3 के फोर्थ ऑर्बिट या फिफ्थ ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्डा क्या होगा,
तो आप आसानी से बोल सकते हो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई, फिफ्थ ऑर्बिट है इसलिए आपने 5 रख दिया और ए नॉट रख दिया बाई जेड, जेड की वैल्यू 4 है, बाई 4 रख दिया 5/2 पाई ए नॉट। बोलो हो, आसान कर दिया बिल्कुल। पहले आपको मैंने थोड़ा टिपिकल समझाया था, अब मैंने और ज्यादा आसान कर दिया आपके लिए, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी डी ब्रॉगली में नहीं है ना। मैं इसको मिटाऊंगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा। चलो भाई, अब हम आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, simultaneously word is very important, simultaneously the position and momentum of a electron। क्यों? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और हमें उसको देखना है, तो प्रॉब्लम ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस लाइट का हम प्रयोग करते हैं, उस लाइट की वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के साइज के ऑर्डर की होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको देख पाए। अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है बच्चों, तो इतना छोटा इलेक्ट्रॉन चूंकि रहता है, उसको देखने के लिए वेवलेंथ भी छोटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यदि छोटी वेवलेंथ का इस्तेमाल किया तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एनर्जी बढ़ जाएगी। और यदि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मोमेंटम बदल जाएगा, किसका, मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो देयरफॉर हम जब उसके जगह को प्रिसाइसली मेजर करेंगे तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगी, और यदि मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे तो ठीक ढंग से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लैम्डा एप्रोप्रिएट यूज नहीं हो पाएगा, तो अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, है ना। तो उसने ये बोला इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर both position and momentum of a moving electron around the nucleus simultaneously, there remains a uncertainty। तो क्या इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम या अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की डेल्टा एक्स या डेल्टा पी सदा होगी? तो नहीं। यदि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया गया तो अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है या कोई वैल्यू भी हो सकती है, यदि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया गया। पर यदि एक ही एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया गया है, साइमल्टेनियस कैलकुलेशन किया है, तो अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, that is equal to 5.27 I suppose into 10 की पावर -35 in terms of joule second। क्लियर है बेटा? पर ये तभी है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर -35 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट कैन नॉट बी लेस। अब कोई ये बोल दे कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 5.27 इंटू 10 की पावर -35, ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि वो सिर्फ डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है आइडियली स्पीकिंग। बोलो हो, बोलो हो, बात समझ में आ रही? तो ये तभी है ये जब ये दोनों को एक साथ मेजर किया जाए तब, ठीक है। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात बताई मैंने आपको। अब इसमें कई तरह के सवाल होते हैं। एक तो क्या हो सकता है, ये डेल्टा एक्स है, ये है एम डेल्टा वी, सवाल कैलकुलेट करो तो h/4 पाई कर देना। अब इलेक्ट्रॉन दे दे, डेल्टा एक्स दे दे, डेल्टा वी कैलकुलेट करा दे, मोमेंटम दे दे, अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स कैलकुलेट करा दे, जो उसका मन है वो करवा ले, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना बेटा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h/4 पाई इंटू 1 बाई डेल्टा टी। जैसे चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स हो जाएगा, सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h/4 पाई इंटू 1 बाई डेल्टा टी। फोर्स इंटू dx इज इक्वल्स टू डेल्टा ई हो जाएगा, इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h/4 पाई। अभी इक्वल देन और ग्रेटर देन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कैलकुलेट जब करोगे तो इक्वल टू का निशान लगा देना, ये सारे कैलकुलेशन आप बना सकते हो। एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी जिसको मैंने डिफरेंशिएट करके निकाला था, और मैंने बोला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h² by 4 पाई। यदि आपको याद हो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू सॉरी h² नहीं था, लेमडा स्क्वायर बाई 4 पाई था। याद आया क्या तुम लोगों को? ये मैंने डिफरेंशिएट करके आपको निकलवाया था, याद है बेटा?
डिफरेंशिएट किया था, फिर मैक्सिमा कुछ करा करके निकाला था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, ये लैम्डा स्क्वायर है ना। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, जेई में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया था ये मैंने, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया था, तो ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा वेयर दिस अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, दिस इज अनसर्टेनिटी ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेवलेंथ का स्क्वायर बाई 4 पाई। ओके, डन डन। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज ऑन दी क्वांटम नंबर्स। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और हम लोग बढ़ेंगे क्वांटम नंबर पे। इस पे जो सवाल है वो सब सरल टाइप के सवाल है। अनसर्टेनिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे मान लो ये क्यूब है और बोले कि इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकता है, तो इसकी डायगोनल हो सकती है। बोलो हो क्लियर बेटा इतनी बात। तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कुछ मैंने आपको कुछ और भी थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, लेकिन वो काफी एक्स्ट्रा भी है ना। चलो अब हम आते हैं क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर फटाफट बताता हूं आपको। जो क्वांटम नंबर होते हैं 4 होते हैं, जिसमें कि 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन या इक्वेशन के सवाल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसका डेरिवेशन और इसके सवाल श्रोडिंगर वेव वाले भी करा दूंगा। 2-4 बच्चे जिनको इंटरेस्ट है, जो खूब सारी पढ़ाई कर रहे हैं, जो मोटी मोटी किताबें सॉल्व कर रहे हैं, अभी जैसे आपने नैनावस्थी सॉल्व करी तो उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के 1-2 सवाल दिए होंगे और वो आपसे नहीं बने होंगे। जब मैं पढ़ा दूंगा तो वो आसानी से बन जाएंगे, तो मैं आपको वो चीजें भी पढ़ा दूंगा। 2-3 बच्चों को भी इंटरेस्ट होगा तो भी पढ़ा दूंगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ाना है ना, और थोड़े बहुत इफेक्ट्स पढ़ाने हैं, विंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना है, वो ब्लैक बॉडी में आ जाएगा। स्टीफेंस लॉ पढ़ाना है, तो इस तरीके से कुछ मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है, ये सारी चीजें मैं आपको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलो अब बेटा बात चलती है किसकी, अब बात चलती है क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम नंबर्स हैं, they were derived as a result of solution of Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation देखें तो that was del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h e minus b into psi is equals to 0, ठीक है ना। It is h square और h, I suppose h square. Check. Can you please check that was h square और h? मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई? भरोसा नहीं है, भरोसा। चलो मैं एक बार देख ही लेता हूँ, क्या भूलने में आप में एक्सपर्टाइज होती है। हाँ h स्क्वायर ही सही है, इट इज h स्क्वायर, ठीक है बेटा सही है। इट इज टोटल एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा एकदम मस्त, ठीक। चलो अब इनका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के फलस्वरूप हमें क्वांटम नंबर प्राप्त होते हैं। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है हमको, शेल के बारे में बताता है। 1 2 3 4 5 6, पहली शेल तो के एल एम एन ओ पी ऐसे बताता है, ये सब कैपिटल लेटर है ना। शेल के बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, रेडियस के बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। एनर्जी वही -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, रेडियस का फॉर्मूला वही 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी का फॉर्मूला वही 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन में ये भी डिराइव करके मैं आपको बता सकता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई यही आता है हाइड्रोजन के लिए, इवन बाय द सॉल्यूशन ऑफ दीस इक्वेशंस। आर यू गेटिंग इट? मैंने एक बार आपको आइडिया भी दिया था, एस ऑर्बिटल जब पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, है ना। चलो, और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट भी बताता है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक बेटा। इसके अलावा क्वांटम नंबर्स में आता है कौन सा, सब्सिडरी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल के और भी नाम होते हैं, एजीमुथल, एंगुलर, सब्सिडरी एंड सेकेंडरी क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हुए बोर्ड ने दिया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर को सोमरफेल्ड ने दिया था। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है, ये
सब शेल के बारे में बताता है ना। यदि n की वैल्यू हमारे पास कुछ दी हुई है, मान लो 4 दी है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 हो सकती है। l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल हो सकता है, 1 है तो p हो सकता है, 2 है तो d हो सकता है, और 3 है तो f सब शेल हो सकता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, वो आती है अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 2 इंटू एच बाई 2 पाई। करेक्ट है बेटा। इस तरीके से जो है हम पता लगा सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल पता लगा सकते हैं। और क्या पता लगा सकते हैं अपन, सबशेल, हाँ, एनर्जी पता लगा सकते हैं फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो n+l रूल लगता है, याद होगा आप लोग को, है ना बेटा। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में यदि एनर्जी देखी जाए तो किसके द्वारा होती है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एनर्जी देखी जाए तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन यदि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में देखी जाए तो एनर्जी n+l रूल के द्वारा चलती है, जो कि अबव के नियम में भी हमने देखा था। ठीक है बेटा। और ये सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके बारे में बोलेगा, 2l+1 नंबर ऑफ सबशेल्स इन ऑर्बिट, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल आ जाएगा ना, 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल 2l+1 आता है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। और 2 इंटू 2l+1 दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। इसी प्रकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है। क्या सब लोग को याद हो जाएगा, क्या सबको याद हो जाएगा? क्या सर वहां 1+l होगा, कहाँ पे बेटा? हाँ 1+l है, 1+l है, l+1, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, सॉरी, वो जो लिखा हुआ है गलती से 2 लिख दिया था, 1 होगा, है ना। और शेल में n² होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में 2n² होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल में 2l+1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l+1 होता है। ठीक है, आना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर है, आ गया सबको समझ में? इसके बाद में अपन चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, एक सबशेल में जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उनका ओरिएंटेशन कैसा हो सकता है। ठीक है, एक सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो सॉरी जितने ऑर्बिटल मिलते हैं, उन ऑर्बिटल्स का अलग अलग ओरिएंटेशन क्या हो सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में फिर पता लग जाएगा अपन को, जितने ज्यादा ओरिएंटेशन उतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वैल्यू m की कहां से कहां तक वेरी करती है ये भी बताया था, -l2+l वाया 0, -l2+l वाया 0, याद आया सब लोग को? ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं फटाफट झटापट। ये लो भाई, अब सुनो। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, यदि l की वैल्यू हमारे पास 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। l की वैल्यू यदि 1 है तो m की प्रोबेबल वैल्यूज क्या होंगी, -1 0 +1 होगी। l की वैल्यू यदि 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2 होगी। यदि l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगी। करेक्ट बेटा। तो क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस ऑर्बिटल कैन है। जैसे इसमें बस ऐसे ही होता है, s ऑर्बिटल, l बराबर 0 मतलब s ऑर्बिटल, तो एक ही है जो भी है उसका ओरिएंटेशन है, स्फेरिकल है। लेकिन जब l बराबर 2, l बराबर 1 है तो p सब शेल है, p सब शेल में जो ऑर्बिटल होते हैं उनके 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, px py pz। करेक्ट है। इसके बाद डी में 5 हो सकते हैं, तो डी के 5 कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस पे ना मिलती है 45 डिग्री पे मिलती है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये नॉन एक्सियल होंगे तीनों ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस पे नहीं मिलती। और इसके बाद में देखा जाए तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर कैसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस इज डी जेड स्क्वायर। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एक्सियल। करेक्ट है बेटा। तो इस हिसाब से अपन इनको देख सकते हैं, है ना। फिर मैंने आपको नोट्स बताए थे, याद करो। फिर मैंने आपको बोला था नोड जो होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड बराबर n-1 होता है। एंगुलर नोड जो होता है वो बराबर l होता है।
तो रेडियल नोड बराबर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली n-1 - l हो जाएगा। दिस इज रेडियल नोड। अब अपन देखें किसी में भी नोड कितने होंगे। मान लो मेरे पास 4s ऑर्बिटल है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ नोड, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो 4s ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, आना बोलना पड़ेगा n-1, 3। एंगुलर नोड, l की वैल्यू 0 होगी s के लिए, तो 0, तो रेडियल नोड 3 हो जाएगा। मान लो यही 3p होता तो टोटल नंबर ऑफ नोड 2 आते। एंगुलर नोड p है तो l की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 आ जाएगा, 2 - 1 1, तो रेडियल नोड कितना होगा, 1 होगा। मान लो ये होता 5d, तो यदि ये 5d होता तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाते, 4। एंगुलर नोड कितने होते हैं, 2, तो ये कितने हो जाते, 2। मान लो ये 3d होता तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होते, 2, और l की वैल्यू 2, तो ये 2, तो ये 0। क्या बात सबको चमक गई, क्या बात सबको चमक गई। डी क्लियर है बेटा, इतनी बात, आई होप सो सबको बात क्लियर होगी। अब रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है। रेडियल नोड जो होता है, कुछ गलत लिख दिया मैंने कहीं पे क्या, 2 1 4 2 2, शायद सही लिखा है सब कुछ, है ना, कुछ गलत लिखा है क्या कहीं पे। फर्स्ट केस पे कुछ गलती हुई क्या, 3 0 3, हाँ सही तो है फर्स्ट केस, क्या गलत है, 4s है ना, तो टोटल नंबर ऑफ नोड 3 लिखा है, एंगुलर नोड 0 लिखा है, रेडियल नोड 3 लिखा है, सही है बेटा। चलो, अब रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, रेडियल नोड अलोंग द स्फेरिकल एरिया, क्या नोड मिल रहा है, और एंगुलर नोड इट इज नोडल प्लेन, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि dz स्क्वायर में इट इज कोनिकल नोड्स, नॉट नोडल प्लेन, बट नॉर्मली इट इज नोडल प्लेन। तो एंगुलर नोड क्या होता है, इट इज अ प्लेनर एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 नॉर्मली, ठीक है बेटा। जबकि रेडियल नोड क्या होते हैं, a spherical area where probability of finding electron is 0, ठीक है। जैसे कि मैं देखूं कि p ऑर्बिटल है मान लो मेरे पास, है ना, अब p ऑर्बिटल में कोई बोले ये p ऑर्बिटल है, तो इसका नोडल प्लेन कौन सा है, ये रहा नोडल प्लेन। p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितना आएगा, एक ही आएगा ना बेटा, क्योंकि एंगुलर नोड 1 है, तो एंगुलर नोड नोडल प्लेन को बताता है, बोलो हाउ, तो नोडल प्लेन कितना आया 1। s ऑर्बिटल में l की वैल्यू 0 है, तो नोडल प्लेन कितना आएगा, टकलू। अब d ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होते हैं, 2, क्योंकि l की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड क्या दिखाता है, नोडल प्लेन। तो d ऑर्बिटल को जब देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा, एक नोडल प्लेन ये हो गया और एक नोडल प्लेन ये हो गया। करेक्ट है बेटा, आ गया सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक, ओके। थोड़ा रिवाइज मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा आपको भी करना है ना। चलो, अब टोटल नंबर ऑफ नोड देखना सीख गए, एंगुलर नोड देख गए, रेडियल नोड देख गए, सब कुछ देख गए, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, अब मैं आपको जल्दी जल्दी वो बता देता हूं, क्या, देखो बेटा, दो तीन चीजें होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, साई वर्सेस आर, ग्राफ होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर, और एक और ग्राफ होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। तो ये अलग अलग ग्राफ है जो हमें पता होने चाहिए। इसमें से पहला ग्राफ जो है, दिस इज रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है बेटा, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या दर्शाता है, जैसे मान लो s ऑर्बिटल है, अच्छा एक बात याद रखना, इस पे ग्राफ पे जब साई की वैल्यू 0 होगी मतलब नोड रिप्रेजेंट करेगा, साई की वैल्यू 0 मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, नोड। और ग्राफ पे कौन से नोड रिप्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के नोड रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफ पे, जो होते हैं रेडियल नोड। एंगुलर नोड ग्राफ पे कभी नहीं आते, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपको 1s ऑर्बिटल किसी ने बोला, तो 1s ऑर्बिटल का ग्राफ कैसा बनेगा, 1s का जो ग्राफ होता है वो सदा चालू कहां से होता है, मैक्सिमा से चालू होगा, इधर से ही चालू होगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बेटा, क्या उसमें कोई नोड होगा इसके ग्राफ में, उसमें कोई भी नोड नहीं होगा, 1s वाले ग्राफ में कोई नोड नहीं होगा, तो वो यूं आके कुछ यूं चला जाएगा, ठीक है बेटा।
उस पर कोई नोडल एरिया आपको दिखाई नहीं देगा कि 1s में टोटल नंबर ऑफ नोड या रेडियल नोड की संख्या 0 है, तो रेडियल नोड की संख्या 0 तो इधर कोई ग्राफ पे नोड नहीं आएगा। यही 2s में रेडियल नोड कितने होंगे, 2s में रेडियल नोड कितने होंगे, 1 होगा, तो 1 होगा तो उसमें ग्राफ यहाँ से चालू होकर कुछ ऐसा चला जाएगा, नीचे भी जाएगा क्योंकि साई की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है बेटा। वही 3s के लिए यदि ग्राफ लें तो 3s के लिए 2 नोड हो जाएंगे, 3s में रेडियल नोड, बेटा 3s टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा, n-1 2, एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड 2। ठीक है ना, एंगुलर नोड 0 तो रेडियल नोड कितना होगा 2, रेडियल नोड मतलब ग्राफ पे आएगा, तो ये साई है और ये आर है, तो इसको यूं लेके आए ऐसा, और ये यूं गए 1 2 यूं, 1 नोड 2 नोड, मतलब ये 3s का ग्राफ हो गया। कैसे पता लगा s का ग्राफ है, क्योंकि मैक्सिमा से चालू हुआ। अब जब यही ग्राफ साई स्क्वायर के लिए लेते हैं तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती है, तो 1s का साई स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा ही होगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर। साई क्या रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और साई से साथ 3 क्वांटम नंबर एसोसिएट होते हैं, एन एल एम, याद है सब लोग को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये 1s का ग्राफ है, 2s का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, तो यूं आएगा, यूं टच करेगा और यूं पैरेलल चला जाएगा, एक ही नोड दिखाई दे रहा है तो ये 2s का हो जाएगा। s का है मैक्सिमा से चालू हुआ है, 2s का है क्योंकि एक ही नोड है। अब यही 3s के लिए लोगे तो यूं आएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा और यूं चला जाएगा, तो एक नोड 2 नोड, मैक्सिमा से चालू हुआ इसलिए s, और 2 नोड इसलिए 3s, जैसे साई स्क्वायर आर। साई स्क्वायर इसलिए कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हुई है। क्या बात सबको समझ में आ रही है। अब यही ग्राफ तुम 2p के लिए लो, तो 2p में टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, जल्दी जल्दी बोलो, टोटल नंबर n-1 1 होगा, एंगुलर नोड कितना होगा बेटा, एंगुलर नोड 1 होगा क्योंकि p है तो 1 होगा, रेडियल नोड कितना होगा 0, तो ग्राफ पे कितने नोड आएंगे 0, क्योंकि रेडियल नोड 0 तो ग्राफ पे नोड कितने आएंगे 0। लेकिन p d और f का ग्राफ सदैव मिनिमा से चालू होता है, तो ये ग्राफ यूं जाके यूं चला जाएगा, तो ये ग्राफ किसका हो गया, साई वर्सेस आर का हो गया। एक भी नोड नहीं है रेडियल नोड। ये ग्राफ जिन बच्चों ने पढ़ाई की उन्हें पता होगा 2p का भी हो सकता है और 3d का भी हो सकता है या 4f का भी हो सकता है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये ग्राफ 2p का भी हो सकता है, 3d का भी हो सकता है या 4f का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन तीनों केस में रेडियल नोड 0 है, और pdf में जो ग्राफ चालू होता है हरदम मिनिमा से चालू होता है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्लियर थी बात। पर यही ग्राफ मैं 3p के लिए यदि बनाऊंगा तो 3p में कितने नोड आ जाएंगे, रेडियल नोड 1 हो जाएगा, अरे 3p में रेडियल नोड कितना हुआ 1, टोटल नोड 2, एंगुलर नोड 1, तो रेडियल नोड 1। तो साई वर्सेस आर का जो ग्राफ बनेगा वो यहां से चालू होकर के कुछ यूं चला जाएगा, तो एक नोड आपको दे रहा है दिखाई, तो ये 3p का भी है और ये 4d का भी है और ये 5f का भी है ग्राफ, करेक्ट है बेटा। इसी ग्राफ को यदि साई स्क्वायर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साई स्क्वायर में बस यही ग्राफ रहेगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर। यदि आपने 3p का ग्राफ लिया तो ग्राफ यूं जाके यूं जाएगा और फिर यूं चला जाएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी, एक नोड आपको दिखाई देगा, करेक्ट है बेटा। ठीक है, वैसे आता नहीं है जनरली नीट में ये सब ज्यादा, लेकिन आपको पढ़ाया था इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया है ना। चलो भाई, अब एक लास्ट चीज जो कि था रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये रेडियल वेव फंक्शन है, 3 ग्राफ होते हैं इसके, है ना। चलो आगे बढ़े। उसके बाद बस मेरे को आपको 3 रूल बताने हैं जो कि 5 मिनट में हो जाएंगे। चलो भाई, अब तो आपने क्या क्या सीखा अब तक, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं n-1, एंगुलर नोड किससे रिप्रेजेंट करता है l से, यदि मान लो s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 मतलब एंगुलर नोड 0, p ऑर्बिटल है तो एंगुलर नोड l की वैल्यू 1 तो 1, एंगुलर नोड मतलब नोडल प्लेन आएगा, d ऑर्बिटल है तो कितनी हो जाएगी, d ऑर्बिटल है तो एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो उसमें 2 नोडल प्लेन आएंगे। या फिर डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 कोनिकल नोड होते हैं, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, बेबी निप्पल टाइप, क्या बोलते हैं उसको,
फनल शेप नहीं, बेबी निपल को क्या बोलते हैं बेटा? बेबी निपल जो आता है वो यू, उसको क्या डोनट बोलते हैं ना, डोनट, हाँ डोनट शेप होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और जल्दी से सीखना। ये लग रहा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये क्या ग्राफ? ये ग्राफ ये बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्फेरिकल एरिया में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। अब तक एक पॉइंट पे देख रहे थे अपन, अब तक एक पॉइंट पे देख रहे थे, अभी एक स्फेरिकल एरिया में देख रहे हैं, है ना? तो इसके ग्राफ में सिर्फ क्या है कि 1s का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा था, 2s का जो ग्राफ होगा उसमें यू चालू हुआ, यू जाएगा, सॉरी 2s के ग्राफ में यूं गया और यूं चला गया, है ना? क्योंकि 2s का ग्राफ, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, 100% गलती हो गई। इस ग्राफ के बारे में मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बताई थी, है ना? और आप याद करो यहाँ पे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो न्यूक्लियस पे r की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है। तो चूंकि न्यूक्लियस पे r की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये वाला जो 4 पाई r स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर की जो वैल्यू न्यूक्लियस पे होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि r फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है और न्यूक्लियस पे r की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो चाहे s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो, चाहे z का हो, सॉरी p का हो, चाहे d का हो, चाहे f का हो, सब ग्राफ 0 से चालू होंगे। करेक्ट है बेटा? तो ये वाला ग्राफ भी जो यहाँ 1s का ग्राफ जो चालू हुआ 0 से चालू हुआ, यू नोड कोई नहीं आएगा, नोड कोई नहीं आएगा, ये इसके पैरेलल चला जाएगा। और यदि किसी ने कनेक्ट कर दिया मतलब समझ जाना वो नोड नहीं है, क्योंकि अपन एंड पॉइंट को नोड कभी नहीं मानते, ठीक है ना? तो मान लेना इन्फिनिटी है। तो ये जो ग्राफ आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर का, ये 1s के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, देयर इज नो नोड। क्लियर है बेटा? 2s के लिए जब यही वाला ग्राफ आप देखोगे तो 2s के लिए सेम ग्राफ जो है वो यहां से चालू होगा, कुछ यूं एक नोड और उसके बाद यूं। इसमें अंतर से बताता है, पहले टकला छोटा है फिर बड़ा है, क्योंकि वो एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा है। शॉर्ट में यदि देखो तो, है ना? तो ये ग्राफ किसका हुआ? 2s का हुआ। करेक्ट है बेटा? आना बोलना पड़ेगा यार। ये ग्राफ किसका है? 2s का है। कितने नोड दिखाई दे रहे हैं आपको? एक नोड दे रहा है दिखाई। क्लियर है? ये ग्राफ 2s के अलावा और किसका हो सकता था? एक नोड कहा देगा 3p, 3p में भी ऐसे ग्राफ दे सकता है आपको दिखाई। आना बोलना पड़ेगा। 3p में भी ऐसे ही ग्राफ दे सकता है आपको दिखाई, क्योंकि 3p में भी आपको एक ही नोड देता है दिखाई, और ग्राफ तो चालू तो 0 से ही होगा। छोटा टिकला बड़ा, उसके बाद वाला टिकला और बड़ा, उसके बाद वाला टिकला और बड़ा। तो ये हुए आपके ग्राफ। अब मैं आपको ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अबव का रूल, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अबव रूल, अबव का रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि कम एनर्जी वाले सबशेल को पहले भरो, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले सबशेल को भरो। ये कौन कहता है? अबव का रूल कहता है। अच्छा, उससे पहले स्पिन क्वांटम नंबर में भी कुछ बात आपको पता होनी चाहिए जो मैं बताना भूल गया। स्पिन क्वांटम नंबर में क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए दो वैल्यूज दी गई हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है ना? क्लॉकवाइज है तो प्लस माइनस हाफ हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो भी प्लस माइनस हाफ हो सकता है। ठीक है बेटा? इसके अलावा स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन, अंडर रूट के बाहर h by 2 pi, where s is equals to total spin and total spin is equals to number of unpaired electron divided by 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने वाला था क्या, मैं आपको बताने वाला था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था, अब बताने वाला था, हाँ अब हो, उसको मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, याद करो। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दो बार लिखो, स्कूल स्कूल दो बार, पब्लिक स्कूल दो बार। उसके बाद डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फिर फ्रेंडली डेली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली डेली पब्लिक स्कूल, फिर फ्रेंडली डेली पब्लिक स्कूल। अब बस बेटा, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, एस एस के सामने 5, 6, 7 इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साथ ही पीरियड है, तो 8 की जरूरत नहीं है। P2 से चालू होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बाद 3D कहाँ गया, और 4D और 5D और 6D। F कहाँ से चालू हुआ? 4F, 5F। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन,
डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप इसको भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी प्रैक्टिस तो खूब है ना तुम लोगों की, भरना तो नहीं सिखाऊं ना तुम लोगों को, भरना सिखाना पड़ेगा क्या? नहीं ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉन भरा, चलो क्रोमियम कॉपर 2 बता देता हूँ, है ना। क्रोमियम में 24 होता है, तो ये एक्सेप्शन है एक्चुअली, 1s2 2s2, छोड़ो क्रोमियम की जगह Ml ले लेता हूँ, फिर क्रोमियम ले लूंगा, इधर 25 कर देता हूँ, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, करेक्ट है। अब किसी ने बोला Mn+2 के लिए बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा है वहां से निकलेंगे। उसके बाद जिनके क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूं, 3p या 3d, तो जिसमें n+l की वैल्यू ज्यादा है वहां से निकालूं, तो Mn+3 कर देता हूँ, ठीक है बेटा। ये तो ऐसे ही रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है। ये 4s 0 हो जाएगा और ये 3d 4 हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। ये 4s 0 हो जाएगा और ये 3d 4 हो जाएगा। बोलो बेटा सबको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। जैसे क्रोमियम 24 है, इट इज अ एक्सेप्शन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, करेक्ट है। ये एक्सेप्शन, नहीं तो 4s2 3d 4 होना चाहिए था, लेकिन ये 4s1 3d 5 होता है। इसी प्रकार बेटा कॉपर एक्सेप्शन होता है, आखिरी में 4s1 3d 10 आ जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अब वो वाला कंसेप्ट आप खुद पढ़ेंगे, अब मैं आपको और इसमें रिवीजन एज सच नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। अब आई सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो अबव का नियम ये कहता है कि कम एनर्जी वाले को पहले भरो, फिर ज्यादा वाले को भरो। यहाँ एक्सेप्शन इसलिए कि कम एनर्जी वाला पूरा नहीं भरा और ये वाला भरना आपने चालू कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अबव। लेकिन ये एनर्जी का एक्सेप्शन नहीं, एक्चुअली इसी केस में लोएस्ट एनर्जी है, यही ग्राउंड स्टेट है। अब अबव के बाद आता है हुंड, तो हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो क्या कहता है? वो ये कहता है हुंड का नियम कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक मत करो जब तक की पॉसिबल हो। तो पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब चालू करना है? चौथे इलेक्ट्रॉन से। डी में कब से चालू करना है? छठवें इलेक्ट्रॉन से। एफ में कब से चालू करना है? आठवें इलेक्ट्रॉन से। ये कौन कहता है? हुंड का नियम, जिससे कि क्या हो? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो। एंड व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी? तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यदि आपको निकालना है तो मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो बेटा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू s इनटू इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1, याद है तुम लोग को? 2s प्लस 1 वेयर s वाज इक्वल्स टू टोटल स्पिन, याद है बेटा? वहां से अपनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आती है। जैसे कि यदि किसी ने आपसे बोला कि व्हाट इज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर L बराबर 2, तो L बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? डी सब शेल। अब डी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अनपेड, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी, 5 हो सकते हैं बेटा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो आएगी 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/2, क्योंकि ये 5/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। बोलो हो, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? 6 आ रही है। बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा। एंड दिस इज समेशन, एंड दिस इज समेशन। तो यदि आपने किसी को, मान लो आपने किसी को यूं किया, 1 2 3 यूं भरे और 2 यूं भर दिए, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। तो इसका जो स्पिन होगा वो 3 का स्पिन तो 1 गया, 3/2, मतलब 3/2 इंटू 2 चला गया बेटा, समझ ले बात को। और बाकियों का स्पिन कितना होगा? बाकियों का स्पिन जो है माइनस हाफ इंटू 2 हो जाएगा। अरे बोलो यार, क्योंकि उसका स्पिन क्या हुआ? उसका स्पिन तो रिवर्स हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमको इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पिन में भरना है जब तक कि पॉसिबल हो, सो एज टू मेंटेन मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है बेटा इतनी बात? दिस इज हुंड्स रूल। फिर आता है पॉली का नियम। पॉली का नियम सिंपल सिंपल स्टार एक ही बात बोलता है, जो ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और चारों क्वांटम नंबर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के, उनके लिए सेम नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को? क्लियर इतनी बात सब लोग को? अबव का रूल क्या बोलता है? कहता है
जब तक हो सके नहीं, अब्बाऊ का रूल ये बोलता है पहले कम एनर्जी वाले को पूरा भरो, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले को भरो। हुंड का नियम ये कहता है पहले कम जब तक हो सके इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पिन में भरो, जिसमें कि पी में 3 इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, डी में 6वां होगा और एफ में 8वां इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा। ये बोलता है हुंड का नियम। पॉली का नियम क्या बोलता है? पॉली का रूल ये बोलता है कि पॉली का नियम ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा इतनी बात? इसके अलावा आपसे ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, जैसे बोले कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है, n बराबर 4, l बराबर 0, l बराबर -1, m बराबर +1 और l बराबर -1, m बराबर +1, s बराबर 0। क्या ये पॉसिबल? तो n बराबर 4 है तो l बराबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 हो सकता है, उसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट हुई है, मतलब ये सही है। अब l बराबर 4 है तो m बराबर क्या हो सकता है? -1, 0, +1 हो सकता है, मतलब ये वाली वैल्यू सही है। तो चारों क्वांटम नंबर सही है। सही तो है बेटा, रॉन्ग क्या हुआ? n बराबर 4 है, l बराबर 1 है, m बराबर +1 लिखा हुआ सही है, 3 में से चूज किया। ओ s बराबर 0 लिख दिया, गलत है। ये +½ या -½ हो सकता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? शुरू में रॉन्ग था, अब सही। ओके, डन डन। इतना रिवीजन यदि आप कर लोगे तो मेरी समझ में आप अच्छा परफॉर्म आपको करना चाहिए। मैंने बहुत तेजी के साथ आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है, हर एक कंसेप्ट। बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर टेस्ट। अब आप उसको करें। बाय, टाटा, सी यू। बाय बच्चों।